हेलो फ्रेंड्स, आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के भौतिक विज्ञान के चैप्टर 2 जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार के जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आपके सामने आ रहा है पहला प्रश्न। तो क्या बोल रहा है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? इनमें से कौन है जो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है? परितारिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली और इनमें से सभी। तो आपका आंसर क्या होगा? विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है इसमें प्रकाश सुग्राही। आप लोग के मन में एक सवाल होगा कि सर आप 35 नंबर से क्यों बता रहे हैं? तो बाबू एक बात बता दें कि इसका जो पार्ट 1 है उनमें उसका वीडियो में हम 1 से 35 तक बता दिए थे। आज 35 मतलब 36 से स्टार्ट करना था, फिर भी हम 35 आज बता दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 36। तो क्या बोल रहा है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में या कॉर्निया में? तो आपका आंसर क्या होगा? सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। थोड़ा आज स्पीड करेंगे क्योंकि आज देख रहे होंगे 52 पेज है। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? जो हम लोग का आँख होता है उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस या वलयाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर क्या होगा? मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 38 प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? पुतली का जो साइज नियंत्रित करता है तो उसमें जो गहरा पेशीय डायफ्राम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परितारिका, अभिनेत्र लेंस या नेत्र पटल या रेटिना? तो आपका आंसर क्या होगा? उसे हम लोग परितारिका कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? दृक तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, परितारिका की भांति, परावर्तित द्वारक की भांति? तो आपका आंसर क्या होगा? जो आँख की पुतली है वो परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और क्या बोल रहा है अगला प्रश्न? क्या बोल रहा है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं, नेत्र पटल कहते हैं या रेटिना कहते हैं या परितारिका कहते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? जो कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे हम लोग परितारिका कहते हैं। 41 प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, सभी कथन सत्य है। तो आपका आंसर क्या होगा इसका? तो आपका आंसर होगा अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने के कारण मनुष्यों में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, समतल लेंस का या इनमें से सभी? तो आपका आंसर क्या होगा? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं। आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है? जो आँखों में प्रकाश पड़ता है उसे कौन नियंत्रित करता है? परितारिका, पक्षमाभी पेशियाँ, पुतली या लेंस? तो आपका आंसर क्या होगा? वह परितारिका नियंत्रित करता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 44 प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है? नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर क्या होगा? जो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकतम परावर्तन होता है वह कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 45 नंबर। क्या बोल रहा है, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है?
मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण तरह से फैल जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? कॉर्निया, परितरिका, एरिस या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा कि वह पुतली के कारण फैल जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है? नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर हम लोग क्या देख पाते हैं? निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, 25 सेमी की दूरी की वस्तुओं को या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा जब नेत्र गोलक के गोल हो जाने से हम लोग कहाँ की वस्तुओं को देख पाते हैं? निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 47 की ओर। क्या बोल रहा है? वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो नेत्र पटल पर प्रतिबिंब 1/10 सेकंड तक रहता है। 1/10 सेकंड तक रहता है। चलिए बढ़ते हैं 48 प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है? दृष्टि निर्बाध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण में, फोटोग्राफी कैमरा में, सूक्ष्मदर्शी में या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा चलचित्र प्रक्षेपण में दृष्टि निर्धक सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। अब बोल रहा है अगला प्रश्न, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? तो वो क्या है? परितरिका है या नेत्र पटल या दृष्टि पटल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? वो जो है वो परितरिका है। क्या है? परितरिका। चलिए बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न की ओर। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाता है, यह दोष कहलाती है अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष या जरा दूरदृष्टता। तो आपका आंसर होगा वह जरा दूरदृष्टता कहलाती है। जरा दृष्टि दोष कहलाती है। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है जरा दृष्टि दोष। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है? कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष, इनमें से कौन होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? अबिंदुकता होता है। अबिंदुकता होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 52 प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है? अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्तियों के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? अवतल लेंस से, बेलनाकार लेंस से, उत्तल लेंस से या द्विफोकसीय लेंस से। तो आपका आंसर होगा वह बेलनाकार लेंस से अबिंदुकता नेत्र दोष का निवारण होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दोष रहित नेत्र 25 सेमी और अनंत के बीच रखी वस्तुओं को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं दृष्टि परिसर, अनंत बिंदु परिसर, निकट बिंदु परिसर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा उसे कहते हैं दृष्टि परिसर। चलिए बढ़ते हैं फिर 54 की ओर। क्या बोल रहा है? मानव नेत्र दो हैं अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होता है। तो मानव नेत्र दो हैं और इनका दृष्टि क्षेत्र 180 डिग्री होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर 55। दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? जिसमें दूर दृष्टि दोष होता है वह कौन वस्तुओं नहीं देख पाता है? तो आपका आंसर होगा वह दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है और निकट दृष्टि दोष वाले निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 56 नंबर की ओर। क्या बोल रहा है? दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है वह किसके कारण होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी जब अत्यधिक हो जाता है तो हमें दीर्घ दृष्टि दोष आ जाता है। तो आपका आंसर होगा डी नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है
पुतली द्वारा, दृष्टि पटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा या परितारिका द्वारा। तो आपका आंसर होगा पक्षमाभि द्वारा। तो किसके द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है? पक्षमाभि पेशी द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है? रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो आपका आंसर होगा विद्युत सिग्नल में। रेटिना जो हो वो प्रकाश को किस में परिवर्तित करता है? विद्युत सिग्नल में। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु होती है? लो भाई, नेत्रदान तो सब कर सकते हैं, 1 वर्ष वाला भी, 10 वर्ष वाला भी, 20 वर्ष वाला भी, 60 वर्ष वाला भी, 80 वर्ष वाला भी। जिसका 102 साल हो गया वो भी नेत्रदान कर सकता है। आई मीन इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर। क्या हो रहा है? मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? 2 से 3 घंटे के भीतर, 4 से 6 घंटे के भीतर, 8 से 10 घंटे के भीतर या 10 से 12 घंटे के भीतर। तो आपका आंसर होगा 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लेना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है? संक्रमण रोग से पीड़ित, मधुमेह का रोगी, दामे का रोगी। संक्रमण रोग ये तो दान नहीं कर सकता है। संक्रमण रोग से पीड़ित जो व्यक्ति है वो नेत्रदान नहीं कर सकता है। ये भी दान कर सकता है, ये भी दान कर सकता है। आई मीन आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, बी और सी दोनों। कौन रंग है जिसका खतरों के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? नीले रंग का, बैंगनी रंग का, लाल रंग का, पीले रंग का। तो आपका आंसर क्या होगा? लाल रंग का, क्योंकि लाल रंग दूर से भी बहुत अच्छी तरह से दिखाई पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सफ़ेद प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है, तो वह क्या है? वह कौन सा रंग है? तो वह रंग है बैंगनी। बैंगनी रंग अधिक विचलित होता है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन हो गया? सी नंबर, अर्थात बैंगनी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है? प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कहते हैं नेत्रपटल, कॉर्निया, परितारिका या पुतली। तो आपका आंसर क्या होगा? उसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। 64 का आंसर बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? प्रिज्म से होकर सूर्य का सफ़ेद प्रकाश गुजरने पर सफ़ेद प्रकाश 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन बैंगनी प्रकाश से कम होता है, हरे प्रकाश से कम होता है, आसानी से होता है या सभी रंगों से कम होता है। तो आपका आंसर होगा सफ़ेद प्रकाश में 7 रंग होता है और सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। तो ये सभी रंगों से कम होता है। 65 का आंसर डी। अब क्या हो रहा है? 66। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है चूजे के दृष्टिपटल में? तो आपका आंसर हो जाएगा शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। इस क्वेश्चन का मतलब है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य दिखता है गोलाकार, अंडाकार, चपटा या घनाकार। तो आपका आंसर होगा चपटा दिखता है। चलिए बढ़ते हैं 68 प्रश्न की ओर। क्या हो रहा है? कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? लाल, पीला, बैंगनी या आसमानी। तो आपका आंसर हो जाए किसके लिए अधिकतम है? बैंगनी के लिए। 68 का आंसर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 69। क्या बोल रहा है? लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है? तो आपका आंसर होगा यह कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण तीनों है, लाल भी है और हरा भी है और नीला भी है, पीला भी है। मतलब 7 रंग होता है, सातों प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है? पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है 3.5 cm, 2.5 cm, 4.2 cm, 2.7
cm। तो आपका आंसर होगा वो कितना होती है 2.5 cm। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और क्या बोल रहा है 71, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकीर्णन करते हैं। अति सूक्ष्म कण है तो वह किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णित करती है, लाल, पीला, नीला या बैंगनी। तो आपका आंसर होगा वो किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णित करती है, नीले रंग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 73 क्या बोल रहा है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा, LR के बराबर, LR से छोटा, LI प्लस LR के बराबर या LI के बराबर। तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा LI के बराबर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 74 की ओर। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। तो आपका आंसर होगा 2 मिनट का। कितने समय का अंतर होता है, 2 मिनट का। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है, किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। दृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना के आगे। किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में या जरा दूर दृष्टता या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा कि निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। चलिए 80 नंबर 79 60 सॉरी चलो 76 क्या हो रहा है, एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है। तो 10 टू द पावर माइनस 10 में 10 टू द पावर माइनस 8 या 10 टू द पावर माइनस 11। तो आपका आंसर होगा एंगस्ट्रॉन का मान 10 टू द पावर माइनस 10 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना बढ़ती है। तो परावर्तन, अपवर्तन या वर्ण विक्षेपण। तो आपका आंसर होगा वर्ण विक्षेपण। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टता या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा दूर दृष्टि दोष। नेत्र लेंस की जब फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो दूर दृष्टि दोष होता है। अब 79 क्या बोल रहा है, किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में या जरा दूरदृष्टता में या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। अब 18 नंबर, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टता या वर्णधनता। तो आपका आंसर होगा जब नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है तब उसमें कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो आपका आंसर होगा जरा दूर दृष्टता, जरा दृष्टि दोष। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तनांक, वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण या वायुमंडलीय प्रकीर्णन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तनांक। एक प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना कहलाता है। तो आपका आंसर होगा वह घटना अपवर्तन कहलाता है। 83 प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आपका आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। जब कोई प्रकाश एक कण से टकराकर विभिन्न दिशाओं में छितरा जाता है तो उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न 84 की ओर। क्या बोल रहा है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण क्या करता है, नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देता है। सी नंबर 84 का आंसर सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न, नहीं खत्म हो गया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और यदि इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा SSD क्लासेस और ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ सारी वीडियो का PDF अवेलेबल है।
थैंक यू। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।